नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय पर तमाम बातें हो रही हैं कि उनका चाबुक अब चलना शुरू हो गया है। देखिए, एक के बाद एक अलग अलग मामले हैं, सारे पुराने मामले हैं, उसमें या तो समन भेजे जा रहे हैं या गिरफ्तारी हो रही है। और चेहरे कौन कौन से हैं? फारूक अब्दुल्ला, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन, और सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको तो गिरफ्तार ही कर लिया। तो ये है पूरा मामला। एक एक करके आइए आपको बताएं कि विस्तार में ये मामले क्या क्या हैं। तो नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक समन है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को 8 जून को बुलाया गया। 8 जून को सोनिया गांधी जाएंगी, राहुल गांधी मौजूद नहीं रहे तो उन्होंने समय मांगा है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। 7 साल बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लाया गया है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। उनका ये कहना है कि मनगढ़ंत और काल्पनिक आरोप हैं जो लगेंगे, और वो डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डट के लड़ेंगे, ये कांग्रेस का कहना है। अब ये पूरा मामला क्या है आपको वो बता दें। देखिए, नेशनल हेराल्ड का एक मामला है, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ा हुआ एक केस है। एजेएल कंपनी में गांधी परिवार का दखल था, ऐसा आरोप है। एजेएल ही चलाता रहा है नेशनल हेराल्ड अखबार। 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने यह अखबार शुरू किया था। 2008 में कंपनी के सारे पब्लिकेशंस बंद हो गए। 2008 में कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज था। गांधी परिवार पर नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करने का आरोप है। इससे पहले कि हम आगे आपको बताएं इसके बारे में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है एक और जुड़े हुए मामले में जो अरविंद केजरीवाल से संबंध रखते हैं। उनके लेकिन अब उनके साथ वही हो रहा है गिरफ्तार कर लिया जो 90 के दशक में हुआ था। उन्हें चुन चुन के उनके घर में घुस के, उनके दफ्तर में घुस के, सड़कों पे निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। ये अमानवीय है, इंसानियत के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, और इसे रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। जब कश्मीरी पंडित भाई बहन इसका विरोध करते हैं तो उनको उनकी कॉलोनी में बंद कर दिया जाता है ताकि वो आवाज ना उठा सकें। वे लोग अपने किसी करीबी को जब मरते हुए देखते हैं और फिर जब वे इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? चाहे सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट हों, श्रीनगर में रहने वाले केमिस्ट एमएल बिंदु हों, या फिर स्कूल टीचर रजनी बाला हो, इस तरह 16 कश्मीरी पंडितों को इसी साल चुन चुन के मारा गया। ये सब कश्मीर समाज का हिस्सा है। कश्मीर का आम आदमी यही चाहता है कि कश्मीर में रहने वाले हिंदू और मुसलमान सभी एक साथ रहें, सुख से रहें। लेकिन आतंकवादी ताकतें ये नहीं चाहती कि ये लोग एक साथ रहें। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, उनकी एकता सबसे बड़ा खतरा है आतंकवादियों के लिए। आज कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आना चाहते हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर उनकी जन्मभूमि है। ये और कहाँ जाएंगे? कोई भी जब अपनी जन्मभूमि छोड़ के किसी दूसरे शहर में रहने जाता है तो चाहे हम उन्हें कितनी भी सुविधाएं दे दें, लेकिन अपना घर तो अपना होता है, अपनी मिट्टी तो अपनी होती है, उसके साथ तो अलग जुड़ाव होता है। अब ऐसा देखा जा रहा है कि कश्मीरी पंडित वहां ट्रक ड्राइवरों से मोलभाव कर रहे हैं बेचारे, ताकि सामान शिफ्ट किया जा सके। वो कश्मीर से निकल के जम्मू या फिर किसी दूसरे राज्य जाने को मजबूर हो रहे हैं। वापस वही वक्त आ रहा है जो 90 के दशक में था। अपने जीवन में कश्मीरी पंडितों के साथ दूसरी बार ऐसा हो रहा है क्योंकि हम उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाए। मेरी मांग है कि उनको उचित सुरक्षा दी जाए, उनकी आवाज़ को न दबाया जाए। ये उनकी जन्मभूमि है, उन्हें कश्मीर में अपना घर बसाने का हक मिलना ही चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। हमारी इसमें जो भी भूमिका होगी वो हम निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जय हिंद। तो ये थे अरविंद केजरीवाल। इन्होंने कश्मीरी पंडितों के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन्होंने अपनी बात रखी। दरअसल वो लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने सरकार को एक अल्टीमेटम भी दिया था कश्मीरी पंडितों ने कि अगर उनको नहीं रिलोकेट किया गया तो फिर वो खुद रिलोकेट हो जाएंगे। बहरहाल चलिए अब वापस आते हैं जो अभी इस वक्त की हमारी खबर है जिस पर हम नजर बनाए हुए हैं। ईडी
ने जो नजर बनाई हुई है। तो अभी हमने आपको कांग्रेस का मसला बताया, अब बताते हैं हम आपको फारूक अब्दुल्ला के पीछे जो ईडी है उसमें क्या मामला है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ को बीसीसीआई की ग्रांट में अनियमितता का एक मामला है। जेकेसीए के दफ्तर से 43 करोड़ रुपीस के घपले की बात आई। बीसीसीआई ने जेकेसीए यानी कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को 112 करोड़ रुपए का फंड दिया था। 2002 से 2011 के बीच का यह मामला है। 2012 में राज्य पुलिस की स्पेशल टीम ने यह जांच शुरू की। 2015 में अदालत ने सीबीआई में यह मामला दिया। 2018 में सीबीआई ने फारूक अब्दुल्ला और अन्य 3 के खिलाफ आरोप पत्र दिए। अब आइए बात करते हैं सत्येंद्र जैन पर। आप जानते हैं कि आज स्मृति ईरानी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 11 सवाल पूछ डाले और उसका जवाब भी आम आदमी पार्टी की तरफ से आया। पहला सवाल था, जैन जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं वो गिरफ्तार हैं अभी ईडी द्वारा। जैन ने, बीजेपी का कहना है, 2010 से 2016 तक 16 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की या नहीं। क्या यह सही है कि जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग की बात खुद नहीं कही थी? इनकम टैक्स ने कहा था पैसा सत्येंद्र जैन का है, इसमें हकीकत है क्या? चौथा सवाल, निचली अदालत ने भी कहा कि 16 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इस पर क्या कहना है आम आदमी पार्टी का? क्या यह सही है कि सत्येंद्र जैन शेल कंपनियों के मालिक हैं? क्या यह सही है कि जैन 200 बीघा जमीन के मालिक हैं? क्या यह सच है कि जमीन उन अवैध कॉलोनियों के आसपास है जिन्हें नियमित किया गया? क्या यह सच है कि सत्येंद्र जैन पीएमएलए में मुख्य आरोपी हैं? 16 करोड़ से ज्यादा की कमाई पर इनकम टैक्स लगाने खुद जैन ने नहीं कहा था? 10वां सवाल, क्या ऐसे व्यक्ति को पद पर बने रहना चाहिए? और 11वां सवाल, केजरीवाल ने कहा था कि भ्रष्टाचार मतलब देश से गद्दारी, तो क्या वो गद्दारों की मदद कर रहे हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं ये वाद विवाद चल रहा है और स्मृति ईरानी के इस बयान पर आम आदमी पार्टी ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मुद्दों से ध्यान भटका रही है बीजेपी को हिमाचल की चिंता है, सत्येंद्र जैन पर आरोप झूठे हैं, हम पर हमले किए जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे लगा करके तमाम छापों में कुछ नहीं निकला, मोदी क्लीन चिट देंगे जैन को, ऐसा उन्होंने कहा है। आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ हमारा एक ही सवाल है कि ये जो ईडी की एक ओवरड्राइव है जो अभी देखने को मिली है, ये जांच है या ये राजनीति है? ये सबसे बड़ा एक सवाल है जो हम अभी पूछ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। महेश वर्मा, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर गीता भट्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपके विचार भाजपा की तरफ रुझान रखते हैं। गुरदीप सिंह सप्पल, प्रवक्ता कांग्रेस, और आतिशी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आतिशी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं क्योंकि अभी एक ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बीजेपी की जिसमें 11 सवाल आपसे पूछे गए हैं। एक उसका जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दिया गया है, लेकिन कुछ जो सवाल इसमें हैं, जैसे कि सत्येंद्र जैन का खुद ये कहना कि मैं इनकम टैक्स दूं, दूसरी चीज ये आरोप कि 200 बीघा जमीन के वो मालिक हैं उन कॉलोनीज के आसपास जो नियमित होने वाली थी, इन सब पर आपका क्या कहना है? देखिए संकेत जी, 2-3 चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो स्मृति ईरानी जी इन्फोर्समेंट ईडी की डायरेक्टर भी बन गई हैं, जो सारी जांच भी कर रही हैं, जिनके पास सारी कंपनीज की डिटेल्स भी हैं। ये हमें आज पता चला। सबसे पहले तो वो क्या सूचना रख रही हैं, उनके स्रोत क्या हैं, ये बीजेपी द्वारा गठित फिक्शन क्यों नहीं है, ये भी एक सवाल है जो हमें पूछना पड़ेगा। क्योंकि जब मामले की अभी जांच चल रही है, जब मामला अभी कोर्ट में है, तो ये सारी सूचना का आधार क्या है जो स्मृति ईरानी जी रख रही हैं, वो भी वो जरा जरूर बताएं कि उन्हें ये सारी सूचना कहां से मिली। पहली बात। दूसरी बात, जो साक्ष्य पब्लिक डोमेन में है उसमें यह स्पष्ट है कि ईडी ने जो केस कल कोर्ट के सामने रखा है उसमें सारे आरोप 2015 के बाद के हैं। कुछ कंपनियों पे मनी लॉन्ड्रिंग, उन कंपनियों से सत्येंद्र जैन जी 2013 में ही अपना इस्तीफा दे चुके हैं। जब वो 2013 में ही अपना इस्तीफा दे चुके हैं तो ये सारे आरोप उन पर लग कैसे रहे हैं, ये दूसरी बात। तीसरी बात, क्योंकि आपने ये जमीन का मुद्दा उठाया, ये मुझे थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है कि 2010 में, मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है, आप ही बता रहे हैं कि उन्होंने कोई जमीन खरीदी है। 2010 में उन्होंने जमीन खरीदी क्योंकि उन्हें पता था
कि अन्ना आंदोलन होगा 1 साल बाद, 3 साल बाद आम आदमी पार्टी बनेगी, 4 साल बाद वो चुनाव लड़ेंगे, 5 साल बाद वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बनेंगे, 6 साल बाद वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में सड़कें और सीवर डालेंगे। तो क्लियरली आकाशवाणी और ब्रह्म ज्ञान सारा सत्येंद्र जैन जी के पास है कि 6-7 साल पहले इस सब से उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया कि ये सब होने वाला है। देखिए, ये सब बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पॉलिटिक्स। ठीक है, मैं अब महेश वर्मा जी आपके पास जाना चाहता हूं। जो लास्ट बात आपने बोली है उस पर आपका जवाब लेने। महेश वर्मा जी, आतिशी का ये कहना है कि ये कैसे हो सकता है कि 2010 से 2016, जिसमें आम आदमी की एक बार तो 50 दिन की सरकार थी, 49 डेज, और एक बार मेरे ख्याल करीब 1 साल पुरानी उनकी सरकार थी, और ये जो आरोप है ये 2010 से 2016 के बीच का है, मनी लॉन्ड्रिंग का। तो आतिशी का ये कहना है कि ये कैसे, आपका ये अजम्पशन है कि सत्येंद्र जैन को ये मालूम था कि वो क्या बनेंगे और क्या करेंगे? आपका जवाब। उनके हिसाब से तो जो सत्येंद्र जैन के ऊपर चार्जशीट उन्होंने एक्सेप्ट किया है कोर्ट के अंदर, या ये कह लीजिए कि पति पत्नी दोनों जो है इंटरिम बेल पर हैं, ये सारी बातें फर्जी है। कमाल के लोग हैं ये मतलब इस तरह से राजनीतिक फर्जीवाड़ा करके कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी से डर के सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये मतलब एक मुख्यमंत्री इस तरह के राजनीतिक फर्जीवाड़ा करे। अरे हिमाचल में आपका स्टेक क्या है? वहां तो अभी 8 अप्रैल को पूरा का पूरा हिमाचल का जो संगठन है वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। आपके पास संगठन नाम की तो कोई चीज है नहीं। नोटा से कम वोट आपको इन 4 राज्यों में जहां बीजेपी सरकार है वहां आपकी जमानत जब्त हो गई, और आप अपना छाती ठोक के ये कह रहे हैं कि हम डर के मारे जो है सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किए। हकीकत ये नहीं है। देखिए, हकीकत ये है कि कानूनी रूप से अब जो इसमें शिकंजे में आने वाले लोग हैं, क्योंकि किंग पिन पकड़ा गया है, तब इनकी बौखलाहट बढ़ी है। आखिर में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया क्यों परेशान है? कारण क्या है? देखिए, इसकी कानूनी चीजों को समझने की जरूरत है कि 2017 में निचली अदालत ने इसी सत्येंद्र जैन को, आयकर विभाग ने जब इनके चीजों को जब्त किया, इनके पैसे जब्त किए करोड़ों रुपए, तो उसको इन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी, और हाई कोर्ट के जस्टिस विभू वाकरे ने कहा उसको किसी तरह से गलत नहीं ठहराया। 2018 में यही मियां बीबी दोनों जो है अंतरिम बेल ले लिए, ये कहते हुए कि ठीक है जी हम इस केस को फेस करेंगे। अब आप आतिशी जी बताइए, आज स्मृति ईरानी पे उंगली उठा रही हैं कि वो कोर्ट की बात कैसे कर रही हैं। तो आपके नेता, आपके अभिनेता, ये जो ट्विटर कल से शुरू हुआ है कि सत्येंद्र जैन जो है बेगुनाह है, तो आप अपनी बेगुनाही का ये सर्टिफिकेट किस कारण, किस बेसिस पे बांट रही हैं? क्या कारण? आखिर क्यों ये छिटपटाहट, ये अकलाहट क्यों है अरविंद जी को, मनीष सिसोदिया जी को क्यों अकलाहट है? क्यों ऐसा सोच रहे हैं? और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, राजनीति को देखिए, ये भ्रष्टाचार के क्रांतिवीर, मैं बीच में नहीं बोला था, ये क्रांतिकारी जो है आज भ्रष्टाचार के पुजारी बने हुए हैं। शर्म आती है ऐसे राजनीतिक करने वालों पे कि जो भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए किस तरह से एक बार जल्दी से आतिशी का जवाब, राइट टू रिप्लाई, और उसके बाद फिर बाकी मेहमानों पर भी जाना। देखिए महेश जी, अगर इस ईडी के पास उनके खिलाफ इतने ही सबूत थे, उन्हें सब कुछ ही पता था, तो 8 साल क्या लगा दिए ईडी ने इस मुद्दे की जांच में? इस मुद्दे पर 2018 में 8 बार ईडी ने सत्येंद्र जैन जी को समन किया, बातचीत की, कागज लिए, रिटर्न्स लिए, सब कुछ ले लिया। उसके बाद 2018 से चुप्पी साध ली एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, कोई सवाल नहीं, केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जैसे ही हिमाचल प्रदेश का चुनाव आता है, फिर से ठंडे बस्ते से केस बाहर निकल जाता है। दूसरी बात, सीबीआई ने पिछले 4 सालों में सत्येंद्र जैन जी के घर रेड करी, उनके सारे कागज जब्त कर लिए, बार बार उन्होंने, केंद्र सरकार ने तो घोषित ही कर दिया था, आपके भाजपा के प्रवक्ताओं ने घोषित ही कर दिया था कि वो भ्रष्ट हैं, लेकिन सीबीआई को वो केस 4 साल के बाद बंद करना पड़ा। सीबीआई ने कहा कि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं निकला। तो आपका जी ईडी का भी मामला ऐसा ही है, पिछले 4 साल से चुप्पी इसलिए साधी हुई है क्योंकि कोई सबूत नहीं है, और यही आज सिर्फ
हिमाचल ठीक है। प्रदेश के चुनाव की वजह से। ठीक है महेश जी, इससे पहले आपका राइट टू रिप्लाई मैं आपको दूंगा। दो और प्रवक्ता हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं गुरदीप सिंह सप्पल जी आपके पास आना चाहता हूं। अब अभी तक, कल परसों तक आप आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे थे कि देखो भ्रष्टाचार, ईडी में पकड़े गए, जब कुछ गलत करेंगे तो होगा। अब आज ईडी ने आप ही के दो बड़े नेताओं को समन कर दिया है। पुराना मामला है, उसका उल्लेख हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसको कितना संयोग मानते हैं कि फारूक अब्दुल्ला, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सत्येंद्र जैन ईडी से जुड़े हुए ये सब मामले सामने आ रहे हैं, या कितना प्रयोग मानते हैं, राजनीतिक प्रयोग? संकेत जी, जो सवाल आपने पूछा उसका राजनीतिक जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मामला कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा और पूर्व अध्यक्ष को समन से जुड़ा हुआ है। मैं महेश जी से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर आज समन दिए गए, तो कृपया करके दर्शकों को बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, तब मैं जवाब आगे अपनी बात को पूरा करूंगा। बताइए महेश जी। किससे पूछ रहे हैं आप? महेश जी से? महेश जी से, बीजेपी के प्रवक्ता तो वही है ना आज। अच्छा महेश जी बताइए, जवाब दीजिए। नहीं, तो आपके ऊपर आरोप क्या है तो आप बताएंगे ना। नहीं नहीं, मैं आप बताऊंगा ना। बीजेपी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का एक सिंपल फीमेल जो एक्ट है, उसके तहत अगर आपने कोई उल्लंघन किया है, विदेश में कोई निवेश किया है, विदेश में आपने पैसे भेजे हैं, विदेश से आपने कोई काम ऐसे बिना सरकार की अनुमति की कोई इलीगल आपने ट्रांजेक्शन किए हैं, स्वाभाविक रूप से, या कोई ऐसी चीज जो कि आपने 10 लाख से ऊपर का कोई ट्रांजेक्शन किया है, जिसकी जानकारी जो है इस देश के जो वित्तीय संस्था है या इस तरह की अथॉरिटी है उसके पास नहीं है। 10 लाख से ऊपर की जितने भी अगर कैश ट्रांजेक्शन अगर होते हैं तो स्वाभाविक रूप से तो उसकी जानकारी कहीं ना कहीं जाती है। आप इंडियन फॉरेन सर्विस के व्यक्ति हैं, आपको मालूम नहीं है एक तो मैं फॉरेन सर्विस का नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं फॉरेन सर्विस का नहीं हूँ। दूसरी बात ये है, अब मैं आपको बचा लेता हूँ महेश जी, मैं आपको बचा लेता हूँ, क्योंकि इनमें से कुछ भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सेक्शन 3 के अंदर साफ साफ से धारा ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से क्राइम, प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम, किसी जुर्म से मिलने वाले पैसे को किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो प्रॉपर्टी कैसी भी हो, वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अब अभी तक बीजेपी या ईडी या सीबीआई इसके पहले बताए कि कौन सा जुर्म का पैसा कौन सा था। कांग्रेस पार्टी का एक फंड, कांग्रेस पार्टी अपना एक अखबार चलाती थी, उस अखबार को कर्जा कांग्रेस पार्टी ने दिया। वो अखबार जब बंद होने के कगार पे था तो कांग्रेस पार्टी ने उसके डेट को एसेट में बदलने के लिए मदद की। कांग्रेस के भी लोग वही थे, जो कंपनी बनी उसके लोग भी वही थे, और अखबार चलाने वाले मैनेजमेंट भी वही लोग थे। सारा पेमेंट चेक से हुआ, कोई क्राइम का प्रोसीड नहीं है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई ना। तो शुरुआत का जो क्लॉज है मनी लॉन्ड्रिंग का वो सही है कि प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम, ना प्रोसेस क्योंकि सब चेक की पेमेंट है, और ना ही एंड जिसमें कहा जाता है कि प्रॉपर्टी का कहीं ना कोई एक्वायरमेंट होना चाहिए। ये सेक्शन 3 कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। तीनों ही चीज झूठी, और यही कारण है कि अगस्त 2015 के अंदर 2015 में इस जांच को बंद कर दिया गया था। ईडी द्वारा बंद कर दिया गया था संकेत जी, हमने नहीं किया था। ईडी के डायरेक्टर के साइन से ये जांच बंद कर दी गई थी और बाद में उनको हटा दिया गया। और फिर इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं प्रोफेसर गीता भट्ट कि आपको लगता है कि ये जो एक साथ इतनी सारे जो मामले अब सामने आ रहे हैं, ये संयोग है या प्रयोग? संकेत जी, लेकिन देखिए कई बार ऐसा भी होता है, मैं ये भी सफल जी ऐसा है, कभी कभार नया एविडेंस मिल जाने के बाद जांच एजेंसियों को वो मामला दोबारा खोल भी सकते हैं। नया कानून में कहीं नहीं लिखा है कि बंद करके फिर भूल जाओ। लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को अगर वैध बनाने का कोई भी तरीका अगर इस्तेमाल किया गया है तो अच्छा, नया एविडेंस नहीं, ठीक है, एक सेकंड प्रोफेसर भट्ट, देखिए यहां पर उनका ये कहना है कि जब आपके पास कुछ नया साक्ष्य आए या कुछ नया एविडेंस आए, उसके आधार पर आप एक पुराना केस खोल सकते हैं। सप्पल साहब का ये कहना है, यहाँ तो वो बिल्कुल वही पुरानी केस चली आ रही है। क्राइम कोई नहीं, देयर इज नो क्राइम। एक सेकंड, जवाब ले देखिए प्रोफेसर भट्ट पहले, मेरा पॉइंट सिंपल है संकेत जी। प्रोफेसर गीता भट्ट अभी प्लीज एक एक करके प्रोफेसर गीता भट्ट का समय नहीं, सब लोगों को मैं यहाँ पर बीच में आ रहा हूँ। एक सेकंड, मुझे बीच में आना है यहाँ पर।
कोई एक दूसरे सब लोगों को अपना अपना समय मिलेगा, बात रखने का, राइट टू रिप्लाई का भी समय मिलेगा। अभी प्रोफेसर गीता भट्ट का समय है जी। संकेत जी एक मिनट, आपके पास वापस आऊंगा मैं। अभी प्रोफेसर भट्ट का मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जब भी मनी लॉन्ड्रिंग, चाहे किसी भी जब अवैध रूप से कमाया हुआ धन, जो काला धन जिसे कहा जाता है आम जनता की भाषा में, उसको आप जो है वैधता देना चाहते हैं, चाहे वो आप शेल कंपनीज के माध्यम से हो, चाहे आप एक ही परिवार की 2 कंपनियां हो, एक कंपनी के किसी ने काला धन लिया, उसको एक कंपनी खड़ी करके उसको दूसरी कंपनी को उससे बचाने का प्रयास किया गया हो, ऐसे जितने भी तरीके मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आते हैं, और इन पे अगर कोई भी तथ्य कभी भी मिलता है तो सरकार उस पे बंद केस को खोल सकती है। दूसरी बात ये कि जो दिल्ली में जो राजनीतिक दल शुचिता के नाम पर, पात्रता के नाम पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने के नाम पर जो सत्ता में आई, आज उनके मंत्रियों के ऊपर जो गंभीर आरोप हैं उन पर सीबीआई ने एफआईआर करी थी 2017 में, और जिसके आधार पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आगे मुकदमा किया और चार्जशीट वगैरह बनी। तो आप एफआईआर को क्वॉश कराने का तो माध्यम सभी को मालूम है, और ये तो जो राजनीतिक नेता होते हैं उनके पास तो सारी जानकारी होती है, बड़े बड़े वकील होते हैं। तो अगर ऐसा था कि ये सब झूठ था, अगर इसमें कोई तथ्य नहीं था, तो एफआईआर क्वॉश कराने के लिए जाया जा सकता था, आप कोर्ट में जा सकते थे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो या कोई और हो। तो ऐसा प्रयास तो किया नहीं गया, और बेल भी ले ली गई, एंटीसिपेटरी बेल, क्योंकि लग रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई या तो मन में कोई चोर था। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली के, क्योंकि वो बार बार ईमानदारी की, सच की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आज उनकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि उनके सत्येंद्र जैन उनके बड़े एक क्लोज एसोसिएट माने जाते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने जो आप हैंडलर्स हैं उनसे प्रधानमंत्री को चोर कहलाने के बजाय जो ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर वो कह रहे हैं, और हम तो मान भी रहे हैं कि शायद सच ही कह रहे होंगे, लेकिन वो तथ्यों को तो लाइए, उसको बाहर लाइए ना। आतिशी मारलेना, आप जवाब देना चाहेंगे? आतिशी जी देखिए, मैं तो बस ये कहना चाहूंगी कि अगर ईडी के पास इतने ही सबूत थे, उनके पास सारे ही कागज थे, उन्हें पता था सत्येंद्र जैन भ्रष्ट है, तो 8 साल से वो क्या कर रहे हैं? ईडी 8 साल से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसमें उनको 8 बार 2018 में, सिर्फ 1 साल में 8 बार समन किया, उनके सारे कागज मांगे, उसके बाद 2019 से चुप्पी, ना एक सवाल, ना एक कागजात, ना एक इंटेरोगेशन। केस कहां गायब हो गया? अगर भ्रष्ट थे, उन्होंने इतनी चोरी करी थी, उन्होंने इतनी मनी लॉन्ड्रिंग करी थी, तो ईडी क्या कर रही थी इतने साल से? एकदम से आज ऐसा क्या हुआ कि ये केस ठंडे बस्ते से बाहर निकला? और इतनी नई कुछ ईडी ने एक भी नया तथ्य नहीं पेश किया, लेकिन अब सत्येंद्र जैन जी से 4 साल के बाद फिर से इतनी क्वेश्चनिंग करनी है कि हमें वो जुडिशियल कस्टडी भी चाहिए, हमें उन्हें अभी अरेस्ट भी करना है। लेकिन देखिए, जो प्रोसीजर है वो हो जाए, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह हमारे 52 एमएलए पर भारतीय जनता पार्टी ने केसेस किए हैं और एक भी केस समय के साथ खड़ा नहीं रहा, सारे केस में हमारे नेता बाइज्जत। ठीक है महेश वर्मा, इससे पहले आप इसका जवाब दें, सप्पल साहब कुछ बोलना चाहते थे, उनकी बात बीच में रह गई थी। गुरदीप सिंह सप्पल, उसके बाद महेश वर्मा। संकेत जी, मैंने बीजेपी की तरफ से दोनों लोगों को सुना, दोनों लोग बीजेपी की तरफ से हैं। हाँ। वो ये नहीं बता सकते हैं कि काला धन, आपका शुरुआत में इंट्रोडक्शन ही किया था कि आप नहीं भाई, मैं फिर से एक बार मैं फिर से बता दूं, प्रोफेसर गीता भट्ट बीजेपी में नहीं हैं, लेकिन उनके वो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं जिनके विचार प्रो बीजेपी से मिलते हैं, बीजेपी से मिलते जुलते, ठीक है। ये चीज बीजेपी में ये तरीका चलता है, मिलते जुलते विचार वाले लोग रखे जाते हैं, उनके विचार जितने मर्जी मिले संकेत जी, लेकिन वो कोर्ट में भी ये केस के अंदर अभी तक काले धन का तो कोई जिक्र ही नहीं आया है, कोई क्राइम का जिक्र ही नहीं आया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और ये कोई संयोग नहीं है, ये संयोग नहीं है। आपने जो सवाल पूछा था, पूरे एजेंसीज का मिसयूज कैसे होता है पूरा देश जानता है। अभी यूपी चुनाव में एक व्यक्ति थे पीयूष जैन, 196 करोड़ रुपए मिले, सबने गिनते हुए देखा, 3 दिन तक चलता रहा टीवी पे, अचानक से पता लगा ये तो गलत पीयूष जैन है, अपने वाले हैं। तो 24 घंटे में उनका 196 करोड़ का कैश अकाउंट फॉर कर दिया, कोई केस नहीं। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने बीजेपी के साथ, फडणवीस साहब के साथ कुछ घंटों के लिए, 48 घंटे के अंदर पता नहीं कौन सा बिजली की गति से एक मैसेज पहुंचा, सारी की सारी
एंटी करप्शन एजेंसी सक्रिय हो गई और 48 घंटे के अंदर, एक मिनट चुप रहिए, मुझे बात करने दीजिए, बीच में मत बोलिए। 48 घंटे के अंदर 48 घंटे, अरे महेश जी आऊंगा आपके पास जी, आपका काम, लास्ट वर्ड मैं आप ही को दे दूंगा। 48 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर नीचे से ऊपर तक एक आवाज आई सारी एजेंसी की, अजीत पवार के 9 केस बरी हो और सारे बरी हो गए। ठीक है महेश वर्मा, महेश वर्मा है ना, मुकुल गुरदीप सिंह सप्पल का ये कहना है कि कई बार कार्रवाई इस तरीके से होती है कि लगता है कि कुछ प्रयोग है, संयोग नहीं है। ये जो केस की जो लाइन है ना, ये जो बीजेपी में आए केस खत्म, जो बीजेपी के खिलाफ जाए केस शुरू, ये बीजेपी का। ठीक है महेश जी लास्ट वर्ड मैं पूछना चाहूंगा। आतिशी जी मुझे ये बता दीजिए, गीतांजलि गोयल जो है, जो सीबीआई के स्पेशल कोर्ट की जज हैं, उन्होंने आज अपने ऑर्डर में जो ये कहा कि सही तथ्यों को उजागर करने के लिए सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी अनिवार्य थी, क्या ये गलत है? बता दीजिए, कह दीजिए आज एनडीटीवी चैनल पर कि हाँ ये गलत है, और अपने मुख्यमंत्री से भी कहवा दीजिए कि ये ऑर्डर उन्होंने गलत पास किया। ईडी के ऊपर सवाल खड़ा करने वाले लोग, आपसे मैं पूछता हूं कि क्या कानून, क्या जज, क्या इस देश के हर आदमी जो है वो सवालों के घेरे में आ गया? हर आदमी प्रयोग कर रहा है, हर आदमी यही कह रहा है जो आप कह रहे हैं। आपकी अगर चीज को, आपके भ्रष्ट आचरण को, आपके कुकृत्यों को, जिसकी वजह से आप लोगों ने देश को दीमक की तरह चाट गए, भ्रष्टाचार के नाम पर रामलीला मैदान में ड्रामा करने वाले लोग आज के डेट में जब उनके ऊपर ये जो भ्रष्टाचार के पुजारी बन के ये जो दिल्ली को लूटने का काम आप कर रहे हैं, तो किस तरह से आप जस्टिफाई कर रहे हैं? मेरा बस ये कहना है, समय खत्म हो गया है। देखिए एक टाइम लिमिट में अगर इन्वेस्टिगेशन रहे, क्यों सोनिया जी और राहुल जी ने चार्जशीट ठीक है। महेश वर्मा, गुरदीप सिंह सप्पल, प्रोफेसर गीता भट्ट और आतिशी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी पर भी जांच होनी चाहिए, जांच होना बहुत जरूरी है। अगर संदेह प्रकट किया जा रहा है कि कुछ भ्रष्ट गतिविधि हुई है, लेकिन एक समय सीमा के तहत क्या इसको नहीं होना चाहिए? और दूसरी बड़ी बात, अगर सब एक साथ होगा तो इसको क्या समझा जाए, संयोग या प्रयोग?